3 मई 2023 दोपहर 3:15 चुराचांदपुर, मणिपुर। पहाड़ियों के बीच बसी इस शांत जमीन पर अचानक कुछ ऐसा भड़क उठा जिसने पूरे राज्य को आग की लपटों में झोंक दिया। शुरुआत एक विरोध प्रदर्शन से हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। सड़कों पर जलती गाड़ियां, टूटते घर और भागते हुए लोग। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। मणिपुर, जो सालों से अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता था, अब जातीय विभाजन की खाई में गिरता जा रहा था। इस आग के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों से पनप रही असंतोष की चिंगारी थी। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जमीन, पहचान और अधिकारों को लेकर तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहा था। मैतेई समुदाय, जो घाटी में बहुसंख्यक है, उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने की मांग कर रहा था, जबकि कुकी समुदाय को डर था कि इससे उनकी जमीन और अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये डर, ये असुरक्षा धीरे धीरे एक ऐसे विस्फोट में बदल गई जिसने पूरे मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात और बिगड़ते गए। गांव के गांव खाली होने लगे, हजारों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। राहत शिविरों में भीड़ बढ़ती गई, जहां लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जीता था। इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन अफवाहों का सिलसिला नहीं रुका। हर नई अफवाह आग में घी का काम कर रही थी। हर नई खबर, हर नया वीडियो लोगों के अंदर के डर और गुस्से को और भड़का रहा था। इसी बीच सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी थी। दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी और अजित डोभाल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक संकट नहीं था, बल्कि उनके अपने राज्य के टूटने का खतरा था। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिन नई मौतें, नए हमले और नई कहानियां सामने आ रही थीं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू था जो सामने नहीं आ रहा था। सीमाओं के पार से आने वाली हलचल, म्यांमार की तरफ से घुसपैठ की खबरें, हथियारों की तस्करी और कुछ ऐसे चेहरे जो इस आग को और भड़काने में लगे हुए थे। ये सिर्फ एक आंतरिक संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि इसमें बाहरी शक्तियों की परछाइयां भी नजर आने लगी थीं। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही थीं कि इस अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। जंगलों के अंदर, पहाड़ियों के पीछे कुछ ऐसे ठिकाने बन चुके थे जहां से हमलों की योजना बनाई जा रही थी। कुकी मिलिटेंट्स और मैतेई समूहों के बीच टकराव अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक संगठित संघर्ष का रूप ले चुका था। हथियारों की आवाज, गोलियों की गूंज और हर रात फैलता डर। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हुए आम लोग। एक मैतेई युवक जिसने अपने घर को जलते हुए देखा, और एक कुकी परिवार जो रातों रात सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। ये सिर्फ दो कहानियां नहीं थीं, बल्कि हजारों जिंदगियों की हकीकत थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इस हिंसा के शिकार बन रहे थे। हर किसी के अंदर एक ही सवाल था, यह सब कब खत्म होगा? समय के साथ यह संघर्ष और गहराता गया। समुदायों के बीच भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। जो लोग कभी एक साथ रहते थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। हर गली, हर गांव अब एक सीमा रेखा बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या यह सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी योजना थी? क्या यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद था या किसी ने इस आग को जानबूझकर भड़काया? अज्ञात विदेशी एजेंटों की मौजूदगी, संदिग्ध फंडिंग और सोशल मीडिया के जरिए फैलती नफरत, ये सब इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना रहा था। मणिपुर की इस अंधेरी कहानी में सच्चाई और साजिश के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। हर दिन के साथ नई परतें खुल रही थीं, और हर परत के नीचे छुपा था एक और गहरा राज। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी थी जो अगर समय रहते नहीं रुका तो इसके परिणाम पूरे देश को प्रभावित कर सकते थे। 4 मई 2023 रात 11:40 इम्फाल घाटी। अंधेरे में डूबी सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपा था एक खौफनाक तूफान। कुछ ही घंटों पहले एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भीड़ के बीच घिरी बेबस जिंदगियां, कानून और व्यवस्था की पूरी तरह टूटती तस्वीर। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी,
बल्कि मानवता के सबसे अंधेरे रूप का प्रदर्शन था। इस घटना का वीडियो भले ही उस समय दुनिया से छुपा रहा, लेकिन उसकी गूंज हर उस इंसान तक पहुंच रही थी जो इस संघर्ष के बीच फंसा हुआ था। इसी दौरान मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में हिंसा ने और संगठित रूप लेना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ भीड़ की बेकाबू हरकतें नहीं थीं, बल्कि योजनाबद्ध हमले थे। कुछ जगहों पर एक ही समय पर कई गांवों को निशाना बनाया गया। यह संकेत था कि इस आग को हवा देने वाले हाथ कहीं ज्यादा मजबूत और सुनियोजित थे। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद हमलावर रास्ते ढूंढ ही लेते थे। हर रात एक नया हमला, हर सुबह एक नई तबाही की तस्वीर लेकर आती थी। दिल्ली में बैठकर लगातार बैठकों का दौर जारी था। अजित डोभाल के नेतृत्व में खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थीं। रिपोर्ट्स में सामने आ रहा था कि सीमावर्ती इलाकों से संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई हैं। म्यांमार के अंदर चल रहे संघर्ष का असर अब मणिपुर की सीमाओं तक पहुंच चुका था। कुछ उग्रवादी गुट जो पहले से ही सक्रिय थे, इस अराजकता का फायदा उठाकर अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रहे थे। हथियारों की सप्लाई, ट्रेनिंग और फंडिंग सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा लगने लगा था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के लिए हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। एक तरफ प्रशासनिक दबाव, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा, और इन सब के बीच लगातार बढ़ती हिंसा। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच तालमेल बनाने की कोशिशें जारी थीं, लेकिन जमीन पर हालात हर दिन नई चुनौती पेश कर रहे थे। कई इलाकों में तो हालात ऐसे हो गए थे जहां प्रशासन की पहुंच लगभग खत्म हो चुकी थी। इंटरनेट बंद होने के बावजूद अफवाहों का जाल और भी खतरनाक होता जा रहा था। छोटे छोटे मैसेज, बिना किसी पुष्टि के फैलती खबरें और पुरानी वीडियो को नए बताकर साझा किया जाना, ये सब लोगों के दिमाग में डर और नफरत को और गहरा कर रहा था। हर समुदाय खुद को खतरे में महसूस कर रहा था और यही डर उन्हें और आक्रामक बना रहा था। जंगलों के बीच छुपे ठिकानों में बैठकर कुछ लोग इस पूरे संघर्ष को दिशा दे रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक मौका था अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का, अपने प्रभाव को बढ़ाने का। अज्ञात विदेशी एजेंटों की भूमिका अब और भी स्पष्ट होने लगी थी। इस बीच आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक मैतेई युवक जो कभी अपने भविष्य के सपने देखता था, अब हाथ में हथियार लेकर अपने ही राज्य में जंग लड़ने को मजबूर था। एक कुकी परिवार जिसने पीढ़ियों से एक ही जगह पर जीवन बिताया था, अब राहत शिविर में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। बच्चों की आंखों में डर और बड़ों के चेहरों पर निराशा, ये सब इस बात का सबूत था कि यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी है। समय के साथ यह साफ होने लगा कि यह संकट सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म होने वाला नहीं है। यह एक लंबी और गहरी लड़ाई का रूप ले चुका था। समुदायों के बीच विश्वास पूरी तरह टूट चुका था और उसे दोबारा जोड़ना अब लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या कोई रास्ता है जो इस हिंसा को रोक सके? क्या कोई ऐसा समाधान है जो इस टूटे हुए राज्य को फिर से जोड़ सके? या फिर मणिपुर की ये आग धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी? और जब इतिहास इस दौर को याद करेगा, तो क्या ये सिर्फ एक और संघर्ष के रूप में दर्ज होगा, या फिर एक ऐसी चेतावनी के रूप में जिसे नजरअंदाज कर दिया गया? 15 मई 2023 सुबह 6:20 मोरे सीमा चौकी। धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच हलचल धीरे धीरे तेज हो रही थी। भारत म्यांमार सीमा के इस संवेदनशील बिंदु पर हर गतिविधि अब संदेह के घेरे में थी। सुरक्षा बलों की नजरें हर आने जाने वाले पर टिकी थीं, क्योंकि संकेत मिल चुके थे कि इस संघर्ष की जड़ें अब सीमाओं के पार तक फैल चुकी हैं। जंगलों के रास्तों से होने वाली आवाजाही, रात के अंधेरे में होने वाली हलचल और बिना पहचान के घूमते चेहरे, ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ये सिर्फ एक स्थानीय टकराव नहीं रहा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स अब और स्पष्ट होने लगी थीं। कुछ उग्रवादी गुट जो वर्षों से निष्क्रिय माने जा रहे थे, अचानक फिर से सक्रिय हो गए थे। उन्हें नई हथियार मिल रही थी, बेहतर संचार साधन मिल रहे थे और सबसे अहम,
एक नया उद्देश्य मिल चुका था। इस अराजकता के बीच उन्हें अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका। सीमावर्ती इलाकों में छुपे ठिकानों से हमलों की योजना बनाई जा रही थी और हर योजना के पीछे एक गहरी रणनीति नजर आ रही थी। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बैठकों का दौर अब और भी गंभीर हो चुका था। अजित डोभाल के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। हर छोटी जानकारी, हर संदिग्ध गतिविधि अब एक बड़े चित्र का हिस्सा बन चुकी थी। नरेंद्र मोदी तक पहुंचने वाली रिपोर्ट्स में यह साफ था कि अगर इस स्थिति को जल्द नहीं संभाला गया तो इसके प्रभाव सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे। मणिपुर के अंदर हालात अब एक अदृश्य रेखा से बट चुके थे। घाटी और पहाड़ दो अलग दुनिया बन चुकी थी। एक मैतेई युवक जो इम्फाल की गलियों में पला बढ़ा था, अब अपने ही राज्य के पहाड़ी इलाकों में जाने से डरता था। वहीं एक कुकी परिवार जो कभी घाटी के बाजारों में अपना व्यापार करता था, अब उन सड़कों को सिर्फ यादों में देख रहा था। ये विभाजन सिर्फ भौगोलिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद जानकारी का प्रवाह रुक नहीं पाया। अब ये और भी खतरनाक रूप ले चुका था। बंद दरवाजों के पीछे बैठकर बनाई जा रही कहानियां, एडिट किए गए वीडियो और आधी अधूरी सच्चाई, ये सब लोगों के दिमाग में एक ऐसा डर और नफरत भर रहा था जो किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक था। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था, जहां असली लड़ाई लोगों के दिमाग के अंदर लड़ी जा रही थी। इस पूरे संघर्ष में एक और परत जुड़ चुकी थी, राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय नजरें। जैसे जैसे खबरें बाहर पहुंचने लगी, दुनिया की निगाहें मणिपुर पर टिकने लगी। सवाल उठने लगे कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। यह दबाव सरकार के लिए एक नई चुनौती बन चुका था, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। लेकिन जमीन पर आम लोगों के लिए यह सब किसी रणनीति या राजनीति से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत हो चुका था। हर घर की अपनी एक कहानी थी। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना घर और किसी ने अपनी पूरी पहचान। राहत शिविरों में बैठे लोग अब सिर्फ इंतजार कर रहे थे, या तो शांति का या फिर किसी ऐसे फैसले का जो उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सके। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि यह संघर्ष सिर्फ बंदूक और गोलियों से खत्म नहीं होगा। इसके लिए भरोसे को फिर से बनाना होगा, उन घावों को भरना होगा जो अब बहुत गहरे हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह था कि क्या इतना टूट चुका समाज फिर से जुड़ पाएगा? क्या इतने खून खराबी के बाद लोग एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? और इसी अनिश्चितता के बीच मणिपुर अब भी सुलग रहा था।